हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में। देखें, एज़ वी नो दैट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हैं, वो हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और कुछ सर्जिकल रिमूवल। देखें, रिसर्च में देखा गया है कि जो कीमोथेरेपी है, जो रेडियोथेरेपी है, ये होती हैं नॉन टारगेटेड फॉर्म ऑफ कैंसर थेरेपी। देखिए, जो रेडिएशन थेरेपी होती है या कीमोथेरेपी होती है, उनके कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो कीमोथेरेपी है या जो रेडियोथेरेपी है, उनमें जो एडवांस टाइप्स के कैंसर हैं या जो कैंसर बॉडी में फैल रहे हैं, उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी के थ्रू ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो दीज आर द नॉन टारगेटेड फॉर्म ऑफ थेरापीज़, जिसमें जो है वो नॉर्मल सेल्स भी किल हो जाते हैं और जो एबनॉर्मल कैंसरियस सेल हैं वो भी किल हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। इनमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कैंसर जो बॉडी में फैल रहा है, उनको ट्रीट करने में ये फेल्ड हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि कैंसर को टारगेटेड थेरेपी के ज़रिए कैसे ट्रीट किया जाए। मतलब कि टारगेटेड थेरेपी वो होती है जिसमें ओनली जो कैंसरियस सेल हैं उनको किल किया जाए, बाकी जो नॉर्मल सेल हैं उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और आज हम वैक्सीन के बारे में भी बात करेंगे कि वैक्सीन अब तक कहाँ पहुँची है, कौन से मराइल से गुज़र रही है, कौन सी ट्रायल में चल रही है अभी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कैंसर की जो टारगेटेड थेरेपी है, उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो होती है वो ये कि जो कैंसर की या जो ट्यूमर के पास जो ब्लड वेजल्स हैं उनको ब्लॉक किया जाए और ट्यूमर के पास जो ब्लड की सप्लाई है वो ना पहुँचे और ट्यूमर की जो नरिशमेंट हो वो रुक जाए और ट्यूमर खुद ब खुद श्रिंकिंग के प्रोसेस से जो है या अपोप्टोसिस होकर और जो ट्यूमर है वो नेचुरली ख़त्म हो जाए। और दूसरी जो है वो है इम्यून सिस्टम, इम्यूनोथेरेपी। इम्यून सिस्टम को यूज़ करके, इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट करके हम जो है वो कैंसर को ट्रीट करें, जिसको बोला जाता है इम्यूनोथेरेपी। या कुछ प्रोटीन्स जो कैंसर के सेल्स को हेल्प कर रही हैं, उनको अल्टर करके, उनके जो है फंक्शन को डिस्टर्ब करके हम कैंसरियस सेल को जो है वो किल कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोथेरेपी के बारे में। बाकी जो 2 टाइप्स हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास जो है वो इम्यूनोथेरेपी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखें, जो इम्यूनोथेरेपी है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है पैसिव इम्यूनोथेरेपी, दूसरी होती है एक्टिव इम्यूनोथेरेपी। ये देखें, अब हम अभी बात करेंगे पैसिव इम्यूनोथेरेपी के बारे में। तो देखें, जो कैंसर सेल होते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाऊं। जो कैंसर सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये कैंसर सेल है, तो इस कैंसर सेल के पास कुछ एंटीजेंस होते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं कैंसर सेल के ऊपर। तो एक होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखिए, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, एक ऐसी एंटीबॉडी जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ बनाई गई हो। तो रिसर्चर ने वो एंटीबॉडी बनाकर इस रिसेप्टर के ख़िलाफ़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बनाकर कैंसर सेल को अटैक करें। तो ये होती है एक पैसिव इम्यूनोथेरेपी। अब देखें, जो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ है वो तो रिसर्चर्स ने बना ली। वो तकरीबन 1970 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो बन गई, लेकिन 20 ईयर्स तक वो काम नहीं कर रही थी। जब उसको इंजेक्ट किया जा रहा था तो वो प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं दे रही थी। इसकी एक वजह थी, इसकी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि जो एंटीबॉडीज़ है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, जो स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द कैंसरियस सेल के ख़िलाफ़ बनाई गई, वो थी माउस बेस्ड। यानी कि वो जो चूहे होते हैं माउस, उनमें वो बनाई गई। अब जो एंटीबॉडी माउस में प्रोड्यूस हुई, तो वो जो ह्यूमन बॉडी में उसको इंजेक्ट किया गया, तो वो एज ए फॉरेन मटेरियल के तौर पर काम कर रही थी। हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको ब्लड स्ट्रीम में ही ख़त्म कर रहा था, वो टारगेट तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो ये एक वजह थी। तो फिर आगे चल के उसको जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसको ह्यूमनाइज एंटीबॉडी यानी कि इंसानों में फिर उनको पैदा किया गया।
तो जब उनको होमोनाइज्ड बेस्ड जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ की गई तो उससे सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट की रिज़ल्ट सामने आई। तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक होमोनाइज्ड जो है वो जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो कैंसर के ख़िलाफ़ हम यूज़ करते हैं। उनमें एक एग्जांपल है हर्सेप्टिन। देखिए हर्सेप्टिन क्या है, ये होमोनाइज्ड बेस है, ये इंसानों में बनाई गई है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट रिसेप्टर HER2 जो रिसेप्टर है उसके ख़िलाफ़। अब देखें क्या होता है, जो हमारे पास एक कैंसर की टाइप होती है जिसको बोला जाता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये ब्रेस्ट कैंसर का सेल है तो इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होंगे लाइक दिस। उन रिसेप्टर से जाकर कोई जो है वो ग्रोथ फैक्टर आके यहाँ पर बाइंड करेगा और सेल को सिग्नल मिलेंगे कि सेल जो है उसकी प्रोलिफरेशन हो, सेल डिवाइड हो इनटू मैनी सेल्स। तो अब क्या होगा, अब जो हर्सेप्टिन जो एंटीबॉडी है वो जाकर जो ये जो रिसेप्टर है इसको ब्लॉक करेगी। रिसेप्टर का नाम है HER2। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर थे अभी इसे नहीं मिलेंगे, अभी ये सेल की प्रोलिफरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसको अभी रिसर्चर ने यूज़ करके जो ब्रेस्ट कैंसर है उनको जो है वो उसको जो है काफ़ी हद तक ट्रीट कर लिया है। और आगे जब देखा गया, एक स्टडी की गई वुमन पर, तो 3000 जो वुमन है उन पर जो स्टडी की गई तो उनसे पता चला बाय द यूजिंग हर्सेप्टिन एज जो है वो थेराप्यूटिक एजेंट, तो उनमें 50% तक जो है वो 4 ईयर के पीरियड में ये देखा गया कि उनको जब हर्सेप्टिन के थ्रू ट्रीट किया गया तो उनमें जो डिज़ीज़ जो हो रही थी यानी कि ब्रेस्ट कैंसर वो जो है वो 50% तक उसके चांसेस रिड्यूस हो गए कि वो फिर हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर्सेप्टिन के थ्रू रीअकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैज़ बिन 50% रिड्यूस्ड विद इन द पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो ये एक बड़ी सक्सेस थी। तो आगे चलकर एक और जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो होमोनाइज्ड बेस्ड जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई गई जिसका नाम था राइटेक्सन। देखें ये एक होमोनाइज्ड बेस्ड एंटीबॉडी है जो 1917 में अप्रूव्ड भी हुई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी सेल लिम्फोमा यानी कि ब्लड कैंसर। तो ये कुछ एंटीबॉडीज़ थी जिनको बनाकर जो है वो टारगेटेड थेरेपी को स्टार्ट किया गया और कुछ जो है वो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिली। तो आगे हम देखेंगे कि ओवर द past few years a number of fully human antibodies have been tested in the clinical trials against various types of cancers. One of these called Vectibis, which is directed against the EGF receptors. अब देखें एक और जो है वो हमारे पास होमोनाइज बेस्ड एंटीबॉडी है मोनोक्लोनल वेक्टिबिस, जो EGF रिसेप्टर यानी कि EGFR जो रिसेप्टर हैं उन पर अटैक करके जो कोलोन का कैंसर है उनसे जो है उसको जो है वो कंट्रोल कर रही थी। तो देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू उनको जो है वो ट्रीटमेंट अभी चल रही है। और एक और जो है इम्पॉर्टेंट टाइप्स की जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाई गई, वो ये हैं कि एंटीबॉडीज़ के साथ जो है एक टॉक्सिक कंपाउंड को अटैच कर देना या एक रेडियो एक्टिव एटम को अटैच कर देना। अब फॉर एग्जांपल ये है कि हमारे पास एंटीबॉडी है, उसके साथ हम कोई टॉक्सिक कंपाउंड या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एटम जो है वो उसको अटैच कर दें, तो जब वो स्पेसिफिक कैंसरियस सेल पर जो टारगेट जो रिसेप्टर है उससे जाकर बाइंड करेगी तो थ्रू दिस रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक कंपाउंड कैंसर सेल विल बी किल। तो ऐसी ही 2 टाइप्स की जो है और एंटीबॉडीज़ जो है मोनोक्लोनल बनाई गई जिनका नाम है ज़िवालिन एंड बेक्सर। ये 2 एंटीबॉडीज़ थी। तो ये हो गई एक पैसिव इम्यूनोथेरेपी। अब हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनोथेरेपी। अब देखें जो एक्टिव इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, इज़ एन अप्रोच दैट राइजेज टू गेट पर्सन's ओन इम्यून सिस्टम मोर इन्वॉल्व इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर। यानी कि
एक इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं, अब एंटीबॉडी की बात नहीं कर रही, सेल्स को जो है इम्यून सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्टिव बनाएं अगेंस्ट द कैंसरियस सेल, तो वो होती है एक्टिव जो है वो इम्यूनोथेरेपी अप्रोच। अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो हमारे पास है एक्टिव इम्यून सिस्टम को जब डायरेक्ट किया गया अगेंस्ट कैंसर, तो देखें हमारे पास एक अपना बॉडी का नेचुरली इम्यून सिस्टम होता है, और इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीजेंस के ख़िलाफ़ या जो कुछ होते हैं एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल, उनको किल करता है। तो ये देखा गया है कि कैंसरियस सेल जो है उनके ऊपर कुछ ऐसी एंटीजेंस होते हैं जो नॉर्मल सेल में नहीं होते। अब हालांकि कुछ ऐसी प्रोटीन्स, कुछ ऐसी एंटीजेंस जो एज ए फॉरेन के तौर पर बिहेव कर रही थी, पर देखा गया है कि जो इम्यून सिस्टम है फिर भी फेल हो रहा था उन जो है वो कैंसरियस सेल को अटैक करने में और किल करने में। तो ये अभी जो है एक हिडन फिनोमेना है, पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई द इम्यून सिस्टम फेल्स टू किल द कैंसरियस सेल। तो यहाँ पर देखें, इवन इफ़ ए पर्सन डज possess immune cell that recognize certain tumors associated with antigen, tumors evolve a number of mechanisms that allow them to escape immune destruction। देखें, हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, भले हमारे पास इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, और कैंसर के सेल पर फॉरेन प्रोटीन होती है जो नॉर्मल सेल पर नहीं होती, पर फिर भी जो है वो इम्यून सिस्टम फेल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि कैंसर जो होता है अपने सराउंडिंग में कुछ हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट है, कुछ एसिडिक कंडीशन डेवलप करता है, वहाँ पर जो इम्यून जो सेल होते हैं वो काम नहीं कर सकते। तो ये एक वजह हो सकती है, वाई डज द इम्यून सिस्टम फेल टू एलिमिनेट द कैंसरियस सेल। फिर आगे हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। तो एक और जो अप्रोच है वो ये है कि इम्यून सिस्टम को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैंसरियस सेल है उन पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैंसरियस सेल जो है उन पर अगर कोई जो फॉरेन प्रोटीन है, तो उनके ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम को जो है वो इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिव किया जाए कि कैंसरियस सेल पर अगर कोई नॉर्मल कोई जो है वो फॉरेन प्रोटीन है, तो उनके ख़िलाफ़ अगर कैंसरियस सेल के ख़िलाफ़ अगर इम्यून सिस्टम जो है कि रिस्पांस करने में कामयाब हो जाता है, तो ये कैंसरियस सेल जो है वो किल हो सकता है। अगर जो कैंसरियस सेल है उसके ऊपर जो प्रोटीन है इसके ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम जो है वो अपना एक्शन डेवलप करने में कामयाब हो सकता है, तो कैंसरियस सेल कैन बी किल्ड। एक अप्रोच ये भी है। तो देखें, फिर बात आती है एक और चीज़ की, वो ये है कि ये जो हमने दोनों टाइप्स की जो है ट्रीटमेंट्स को डिस्क्राइब किया, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव है, और ये जो है अभी वाइडली अवेलेबल नहीं। देखें, अभी जो कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है फिर वही कन्वेंशनल टाइप सर्जरी या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के ज़रिए। अब जो कैंसर को ट्रीट किया जा रहा है इन्हीं के थ्रू किया जा रहा है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स बियॉन्ड अप्रोच फॉर अ कॉमन मैन। और जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर तो समहाउ ये ट्रीटमेंट अभी है ही नहीं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। तो अभी हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है कैंसर की वैक्सीन। देखें, करंटली जो है क्या हो रहा है, अभी कैंसर की जो है वैक्सीन पर काम हो रहा है। देखें, DCVX, अब देखें ये है डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन। अब क्या हो रहा है, अब रिसर्चर्स काम कर रहे हैं जो डेंड्राइटिक सेल हैं उसको इन विट्रो टेक्नोलॉजी में, मीन्स बियॉन्ड ह्यूमन बॉडी इन द लैब्स, डेंड्राइटिक सेल को कैंसरियस सेल के पास जो एंटीजेंस हैं उनके साथ उसको रिएक्शन करा रहे हैं।
तो डेंड्राइटिक सेल जो होता है एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, मतलब बॉडी में जब भी कोई फॉरेन जो है वो बैक्टीरिया वगैरह वायरस आता है तो उसको ये इम्यून सिस्टम के पास ले जाता है डेंड्राइटिक सेल, और उसके ख़िलाफ़ जो है एक इम्यून जो है वो रिएक्शन होता है उसके ख़िलाफ़। तो डेंड्राइटिक सेल जो होते हैं उनको देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि DCVX इज़ ए करंटली इन द फेज़ 3 ट्रायल्स। देखें ये अभी कैंसर की वैक्सीन है जो ट्रायल के तीसरे मरहले में गुजर रही है। ये स्पेशली जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं या कुछ किस्म के ब्रेन कैंसर वगैरह उनके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं उनको ब्लड से निकाल लिया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है इन विट्रो जो एंटीजेंस होते हैं उनके साथ जो है उनको स्टिमुलेट किया जाता है डेंड्राइटिक सेल को जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है। और फिर जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं वहाँ से कुछ एंटीजन जो है वो लेते हैं तो फिर आगे चल के एक इस पर ट्रायल हुआ जो है वो डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन पर। देखें अभी ट्रायल्स में चल रही है डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन, इन पर ट्रायल चल रहे हैं। तो इस पर जो पहला ट्रायल था वो हुआ 2011 में, सॉरी जो ट्रायल हुआ वो हुआ था जुलाई 2011 में। उसकी जो रिज़ल्ट है वो अगस्त 2011 में देखी गई। लेकिन इसमें 3 जो पेशेंट्स थे उनको लिया गया जिनको क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया थी, एक ब्लड कैंसर की टाइप थे। और जब एग्जामिन किया गया उनके रिज़ल्ट को देखा गया तो इन आउट ऑफ 3 जो ट्रायल्स में सब्जेक्ट लिए गए, पेशेंट लिए गए, उनमें जो 2 थे उनमें कंप्लीट रिमिशन आ गई, मतलब कि वो कैंसर से फ्री हो गए बाय द यूज़ ऑफ दैट वैक्सीन। और जो जो पेशेंट था उनमें पार्शियल रिमिशन आ गई। तो देखें ये कैंसर की वैक्सीन अभी ट्रायल में है, और जो कैंसर की वैक्सीन है नॉट ओनली फॉर ब्रेन कैंसर, दूसरे भी जो कैंसर हैं उन पर इसको भी जो है अभी यूज़ किया जा रहा है, लाइक एज सॉलिड जो है वो ट्यूमर, या फिर कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट है यानी कि ओवरियन कैंसर है, या हेड एंड नेक कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, लिवर कैंसर, उन पर भी ये वैक्सीन अभी उन पर भी अभी इस वैक्सीन को जो है वो ट्रायल से गुजारा जा रहा है। तो देखें ये कितनी अभी एडवांस रिसर्च हुई है कैंसर पर और हो रही है। होपफुली हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फ्यूचर में जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो मोस्ट एक्यूरेटली हो सके। फिर बात आती है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो ये है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये एक्सपेंसिव है। देखिए अगर वैक्सीन आ भी जाए तो वो इतनी जो है वो कॉस्ट फ्री नहीं होगी कि एवरीवन कुड अफोर्ड इट। स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं पहले वहाँ पर आएगी, फिर न जाने कितना टाइम डिकेड्स लगें। जो अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं या जो कुछ और जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस में कंट्रीज़ चल रही हैं उन पर जो है ना पहुँच सके या कुछ, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। लेकिन समहाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज़ पॉसिबल इन द एडवांस कंट्रीज़। जितने भी बड़े देश हैं उनमें कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग फुली जो है वो रिकवर्ड फ्रॉम द कैंसर। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली।